बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में और पीडीएफ के माध्यम से आर्थिक महत्व के अनेक पादपों के बारे में चर्चा की थी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान जो इस प्रश्न पत्र में तीसरी, चौथी और पांचवी यूनिट कवर करता है को हमने जरिए पीडीएफ और वीडियो के हमने इसकी अध्ययन किया था। अब चूँकि उसमें कुछ एक मसाले वगैरह, स्पाइसेस और कुछ एक इम्पॉर्टेंट खाद्य सामग्री वाले जो प्लांट बचे हैं वो इतने सरल भी हैं कि आप उनको अगर किताब से भी पढ़ेंगे तो वो हो जाएंगे आपके क्लियर। लेकिन आपके पहली और दूसरी यूनिट जो अभी तक शुरू नहीं की गई है, मैं उसे शुरू करना चाहता हूँ। आप मसाले वगैरह के बारे में आप बुक से आप देख लीजिएगा। मैं आपके जो जैव प्रौद्योगिकी वाला जो चैप्टर है, प्रथम और द्वितीय यूनिट इस प्रश्न पत्र की, मैं आज से उसे शुरू कर रहा हूँ। और इसे पुनर्योगज डीएनए तक प्रौद्योगिकी जो आपका पहला अध्याय है, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व इसकी शर्तें होती हैं कि आप कम से कम कोशिका विज्ञान में इतना तो जाने कि किस प्रकार से केंद्रक कार्य करता है, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कोशिकांग कार्य करते हैं और उनमें डीएनए, आरएनए की क्या भूमिका होती है और अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन जैसी जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तभी हम जैव प्रौद्योगिकी को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी को समझने के लिए दूसरी शर्त है आपको डीएनए के बारे में लगभग काफ़ी कुछ पता होना चाहिए कि डीएनए किन महत्वपूर्ण कंपोनेंट से बना होता है, डीएनए की प्रकृति कैसी होती है, डीएनए किस प्रकार से कार्य करता है, आरएनए की क्या भूमिका होती है, इनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल हम आज जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक शुरू कर रहे हैं उसमें हम पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने अभी पीडीएफ शेयर किया है, पर इसमें सब कुछ लिखना नहीं होता है। मैं जो इस वीडियो को के माध्यम से आपको बता रहा हूँ उसे अंडरलाइन करके उसके नोट्स बनाया कीजिए आप लोग। जैसे अब ये पूरा एक पहला पेज है, इसमें आप पूरा पढ़ने की जगह केवल डीएनए पुनर्योगज प्रौद्योगिकी और जेनेटिक अभियांत्रिकी जैसे कुछ परिभाषाएं आप तैयार करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और आगे जो चैप्टर में जो तकनीकें आएंगी उनको समझने के दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं पुनर्योगज प्रौद्योगिकी के बारे में। परिभाषा से साफ है कि वे कृत्रिम विधियां जिनके द्वारा पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। पुनर्योगज मतलब पुनः जोड़ा गया डीएनए, यानी जो प्राकृतिक रूप से जो डीएनए था उसमें हमने दूसरे डीएनए को जोड़ दिया है या उसी डीएनए के सीक्वेंस में हमने फेरबदल किया है। इस प्रकार का डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है और इनके अंतर्गत डीएनए अणु और इसके खंडों को काटना, एंजाइमों द्वारा उन्हें पुनः जोड़ना, क्लोनिंग करना व अन्य जीवों के डीएनए के साथ जोड़ना, ऐसी क्रियाएं की जाती हैं। तो आप ये पुनर्योगज प्रौद्योगिकी की परिभाषा जरूर तैयार कीजिएगा। दूसरी परिभाषा इस पेज में इंपॉर्टेंट है, वो है जेनेटिक अभियांत्रिकी। अनुवांशिक हेरफेर के द्वारा किसी जीव की अनुवांशिकता में उपयोगी परिवर्तन करना, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बहुत आसान है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। संकुचन अंतर न्यूक्लिएज, इनको केवल पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हम बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड कुछ जीवाणुओं में गुणसूत्री डीएनए के अतिरिक्त उपस्थित वर्तुल डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट वो है, यानी प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए का सीक्वेंस होता है जो सिर्फ जीवाणुओं में पाया जाता है और इसी प्लाज्मिड का उपयोग पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में किया जाता है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। वाहक के बारे में पढ़ लीजिए। वे संरचनाएं जो जीनों को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करती है वे वाहक कहलाते हैं। अब ये वाहक प्लाज्मिड भी हो सकता है, ये वाहक गुणसूत्र भी हो सकता है, ये वाहक आरएनए भी हो सकता है। किसी भी प्रकार से वाहक को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो आपके सिलेबस में टूल्स एंड टेक्निक्स के नाम से इंगित है। तो उसमें हमने प्लाज्मिड, वाहक, पुनर्योगज प्रौद्योगिकी, जेनेटिक अभियांत्रिकी, इनकी परिभाषाएं पढ़ी। अगली परिभाषा है क्लोनिंग। किसी उपयोगी जीन या जीव की कई प्रतियां या जीव उत्पन्न करना क्लोनिंग कहलाता है। लेकिन ये बहुत सरलीकृत परिभाषा है। क्लोनिंग को आप यूँ समझिए कि किसी प्रकार का एक जीव है, उसका जस्ट कार्बन कॉपी, उसकी फोटोस्टेट कॉपी अगर कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कि वो बना देना, वो क्लोनिंग कहलाता है। अब इसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, अभी सिर्फ परिभाषाएं हैं। प्रस्तावना में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल ये पढ़ना है कि
जो डीएनए अणु की द्विरज्जु की सर्पिलाकार संरचना की खोज में सबसे बड़ा योगदान था वाटसन और क्रिक का। उसके पश्चात 1961 में नीरेनबर्ग और मथाई ने जेनेटिक कोड को अनावरित कर भावी अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरेनबर्ग और मथाई वाला मैटर है और वाटसन और क्रिक वाला जो काम है ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है और गर्व की बात भी है कि हमारे देश के ही डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब ने 1970 में परख नली में जीन का सफलतापूर्वक संश्लेषण कर पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी को ठोस धरातल प्रदान किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जीन का कृत्रिम संश्लेषण कर देना ये बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसके लिए बाद में हरगोविंद खुराना साहब को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप एंजाइम्स थे, उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप सेकंड नाम दिया, हैमिल्टन स्मिथ ने खोज की थी इनकी। और यहीं से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज का मार्ग प्रशस्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये एक और प्रकार का टूल है, एक और तरह का टूल है जिसके माध्यम से हम भाई आप डीएनए इतना छोटा होता है कि आप किसी कैंची या ब्लेड से तो उसको काट नहीं सकते हैं। उसको काटने के लिए भी हमें विशेष प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है और ये एंजाइम भी हमें जीवाणुओं से और अन्य सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और इन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रस्तावना में आपको इतना ही ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसमें इतना ही पढ़ना है आपको। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स। टूल्स के बारे में हमने पढ़ा है, अब टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी की विधियाँ। देखिए इसकी मुख्य विधियाँ हैं। नंबर 1 से ही आप ले लीजिए, इच्छित जीनों की पहचान तथा पृथक्करण। इसमें हमें जो जीन चाहिए उसकी पहचान कर लें पहले तो कि वो डीएनए में कहाँ स्थित है और उसको काट कर अलग करना। अब काटने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। फिर इस कटे हुए जीन को या इच्छित जीन को रोगवाहकों या वेक्टर में निवेशित करना। मैं रोगवाहक की जगह वेक्टर अगर वाहक का शब्द का इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि इसके बारे में हम बाद में और विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या है इसका रीज़न कि रोगवाहक के क्यों कहा जाता है और इन्हें मैं वाहक क्यों कहना पसंद कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। प्लाज्मिडों की बैक्टीरियल कोशिका में स्थापना तथा डाटा डीएनए का बहुगुणन या क्लोनिंग करना, यानी प्लाज्मिडों की बैक्टीरियल कोशिका में स्थापना करना और फिर उसके बाद में डीएनए का जो हम इच्छित जीन हमने ट्रांसफ़र किया है वेक्टर की मदद से उसकी क्लोनिंग करना, उसकी संख्या बढ़ाना और उपयोगी जीनों की पहचान और उनका अन्य जीवों में स्थानांतरण करना, जिसको ट्रांसजेनिक, इसके द्वारा जो जीव तैयार होते हैं उनके ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की विधियाँ होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं इच्छित जीनों की पहचान तथा पृथक्करण। देखिए साहब, प्रत्येक डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसको हम एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन के नाम से जानते हैं। इन्हीं के विभिन्न प्रकार के जो क्रम होते हैं उन्हीं से ही जीन का निर्माण होता है और विशिष्ट प्रोटीन को कोड करने वाले जीन या न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को जानना जीन की पहचान करना कहलाता है। यानी यही वो जीन है जिससे हमें इच्छित लक्षण प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए यदि हमें किसी पादप को रोग प्रतिरोधी बनाना है तो उसके लिए हम किसी अन्य पादप को के जीन का सीक्वेंसिंग करते हैं और उस जीन को पहचानते हैं जिससे वो प्रोटीन बनता है जिससे रोग से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। अब इसी इच्छित जीन को इस ए पादप से बी पादप में ट्रांसफ़र करना है तो हम इस इच्छित जीन के अनुक्रम को पहले पहचानते हैं। ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को जानना जीन की पहचान करना कहलाता है। यह कार्य रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस संकुचन अंतःन्यूक्लियस की सहायता से किया जाता है। बैक्टीरिया तथा उच्च वर्गीय जीवों में कई विशिष्ट प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं जो संबंधित कोशिका के डीएनए की बाह्य डीएनए से रक्षा करते हैं, फॉरेन डीएनए से रक्षा करते हैं। साथ ही इन एंजाइम में मात्र डीएनए की विशिष्ट अनुक्रमों की पहचान करने और उन अनुक्रमों को पृथक करने की क्षमता भी होती है। इन एंजाइमों को अनुक्रम विशिष्ट एंजाइम यानी सीक्वेंस स्पेसिफिक एंजाइम भी कहते हैं। यह एंजाइम डीएनए के उस स्थल को काटकर पृथक कर देते हैं जिस स्थल की न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तुल्यता दर्शाता है। देखिए कठिन लैंग्वेज है, थोड़ा टिपिकल है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले उस जीन को पहचान कर लिया हमने। मान लीजिए वो बेस पेयर लगभग 200 बेस पेयर का है या 150 बेस पेयर का क्षार युग्म का बना हुआ न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है। वो फिक्स है कि इससे हमें वो इच्छित लक्षण प्राप्त हो जाता है। अब हम उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को देखते हैं कि जो इसको काट सकता है।
हर कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हर कोई डीएनए के उस जीन को नहीं काट सकता, उसके लिए विशिष्ट होता है। तो यही वो बात है कि यह एंजाइम डीएनए के उस स्थल को काटकर पृथक कर देते हैं जिस स्थल की न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तुल्यता यानी मैच करता है, उसी से उसी एंजाइम से उस डीएनए के उस टुकड़े को, उस जीन को उस डीएनए में से अलग किया जाता है। अधिकांश रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राय छोटी क्षार अनुक्रम यानी 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड युग्म लंबी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की पहचान करते हैं। यह एंजाइम पहचाने गए अनुक्रम के साथ बंधित हो डीएनए के दोनों सूत्रों को उस बिंदु पर काट देते हैं जिससे इच्छित जीन या डीएनए खंड पृथक हो जाता है। अब ये कटिंग दो प्रकार से होती है, एक होती है ब्लंट और एक होती है स्टेगार्ड। इसे आप यूँ समझिए कि सीधा काटना उसको ब्लंट कटिंग कहा जाता है और थोड़ा तिरछा काटना उसको स्टेगार्ड कटिंग कहा जाता है। यूँ समझिए कि जैसे हम कोई दीवार खड़ी कर रहे हैं तो उसमें ईंटों को सीधे नहीं रखते हैं। कभी भी आप उस प्रक्रिया को देखो, मिस्त्री उन ईंटों को स्टेगार्ड सीक्वेंस में रखता है, यानी एक दो ईंटों के ऊपर एक ईंट जो दोनों ईंटों को कवर कर रही है, फिर दोनों ईंटों के ऊपर फिर अलग ईंट, ताकि मतलब तिरछे रूप में ईंटों को लगाने से जोड़ मजबूत बनता है। सही वही बात यहाँ लागू होती है कि स्टेगार्ड कटिंग वाले जो जीन होते हैं वो आसानी से अन्य डीएनए से जुड़ जाते हैं और मजबूती के साथ जुड़ते हैं। विभिन्न प्रोकैरियोटिक जीवों में सैकड़ों प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की खोज की गई है, जिसकी सारणी में यहाँ दे रहा हूँ और अगले वीडियो में भी इसकी सारणी के बारे में बताऊँगा। जैसे इको R1 है, ये इशरस्चिया कोलाई नाम के जीवाणु से प्राप्त होता है। ये किस प्रकार से कटिंग करता है आप ये देखिए। इसी प्रकार बाम H1 है, ये बैसिलस एमाइलोफेसियंस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। सेकंड है जो हीमोफिलस इजिप्टियस नाम के उससे प्राप्त होता है, और टैक1 है जो थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त होता है। थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु के बारे में और भी विशेष बात है जो मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। तो कुछ एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के नाम आप ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की खोज नाथन, आर्बर और स्मिथ, मैंने आपको स्मिथ के बारे में तो बताया ही था कि स्मिथ ने इस संदर्भ में, हैमिल्टन स्मिथ ने इस संदर्भ में खोज की थी, लेकिन नाथन और आर्बर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस संदर्भ में। इसके बारे में हम और विस्तार से अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।